हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द साइन ऑफ 4। दोस्तों, ये मूवी शर्लॉक होम्स बुक सीरीज के दूसरे नॉवल द साइन ऑफ 4 पर बेस्ड है। इसकी कहानी रहस्य और तहकीकात के साथ साथ एडवेंचर से भरी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत बेकर स्ट्रीट को दिखाते हुए होती है, जहां हम एक लेडी को देखते हैं। इस लेडी के हाथ में यहाँ का एड्रेस था। खिड़की से डॉक्टर वॉटसन इस लेडी को देखकर कहता है, शर्लॉक, शायद कुछ देर में हमसे मिलने एक लेडी क्लाइंट इधर आने वाली है। लेकिन यहाँ शर्लॉक अलग ही परेशानी में था। उसे डॉक्टर वॉटसन की लिखी हुई मैगजीन पसंद नहीं आई थी। शर्लॉक वॉटसन से कहता है कि वो विक्टिम के मोटिव से ज्यादा उसके ऑब्जर्वेशन, उसके नतीजे पर पहुंचने के तरीके पर बारीकी से ध्यान देकर लिखे। तभी इतने में शर्लॉक की लैंडलेडी मिस हडसन वहां आकर कहती है, एक महिला आपसे मिलने आई है। ऐसा कहकर हडसन शर्लॉक को उस महिला का कार्ड देती है। शर्लॉक कार्ड को देखकर कहता है, मिस मैरी मॉडसन, ऐसी किसी महिला का नाम मैंने आज तक नहीं सुना। तभी मैरी वहां आ जाती है। मैरी आते ही शर्लॉक से कहती है, मिस्टर शर्लॉक होम्स, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपने मेरी एक फ्रेंड की उसके पेचीदा केस में काफी मदद की थी, इसलिए उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे मेरी परेशानी को लेकर आपके पास जाना चाहिए। तो शर्लॉक मैरी का स्वागत करते हैं। आगे मैरी शर्लॉक को अपने केस की परेशानी बताते हुए कहती है, मेरे फादर कैप्टन मॉडस्टन एक ब्रिटिश सैनिक थे। वह 10 साल पहले तक इंडिया में तैनात थे। वहीं मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए मेरी परवरिश यहीं इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। खैर, जब मैं सिर्फ 17 साल की थी तभी मुझे मेरे फादर का एक लेटर रिसीव हुआ। उसमें उन्होंने लिखा था कि वह जल्दी आर्मी से 12 महीने की छुट्टी लेकर इंग्लैंड वापस आ रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद मुझे उनका एक टेलीग्राम रिसीव हुआ। उसमें उन्होंने लिखा था कि वह सुरक्षित लंदन आ गए हैं और लैंगहम होटल में ठहरे हुए हैं। तो इस मैसेज के मिलते ही मैं जल्दी से लैंगहम होटल अपने फादर को रिसीव करने गई, लेकिन वहां मेरे फादर मुझे नहीं मिले। तब होटल के स्टाफ ने मुझे बताया कि मेरे फादर कैप्टन मॉडस्टन कल रात तक इसी होटल में रुके हुए थे, लेकिन अचानक वह कहीं चले गए और वापस होटल नहीं लौटे। होटल स्टाफ से इतना जानते ही मैंने इस बारे में पुलिस से कंप्लेन की, लेकिन पुलिस उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकी। ऐसा बताते हुए मैरी की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। तब शर्लॉक पूछता है, ये घटना कब की है? मैरी बताती है, आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले की। इसे सुन शर्लॉक हल्का सा हैरान होता है, क्योंकि अगर मैरी के फादर को गुमे ऑलरेडी 10 साल बीत चुके हैं, तो मैरी अब इस वक्त उसके फादर का केस लेकर क्यों आई है? मैरी आगे कहती है, मेरे फादर को लंदन में दूर दूर तक कोई नहीं जानता था, सिवाय उनके रेजिमेंट के एक रिटायर्ड ऑफिसर मेजर शॉल्टो के। इसलिए मैंने सर मेजर शॉल्टो के पास जाकर उनसे मेरे फादर के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि वह भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते। इसके बाद मैंने भी थक हार कर अपने फादर की तलाश यहीं रोक दी। लेकिन इसके ठीक 4 साल बाद ही न्यूज़पेपर में किसी अनजान आदमी ने एक इश्तिहार जारी किया। उसमें उस बगैर नाम वाले आदमी ने मिस मैरी मॉडस्टन यानी पर्टिकुलर मेरा एड्रेस पूछा था। मैंने भी बगैर कुछ जाने उस इश्तिहार में अपना एड्रेस दे दिया। लेकिन एड्रेस देने के अगले ही दिन मुझे कुरियर के थ्रू एक बॉक्स रिसीव हुआ। उस बॉक्स को जब मैंने खोल कर देखा तो उसमें एक महंगा और चमकता हुआ बेशकीमती पर्ल था। इसे देख मैं हैरान रह गई। लेकिन मेरी हैरानगी की हद तो तब पार हुई जब मुझे हर साल एग्जैक्ट उसी दिन और उसी टाइम उस अनजान आदमी के बॉक्स और उसमें रखे पर्स लगातार रिसीव होने लगे। ऐसा कहकर मैरी अब तक कलेक्ट किए उन सभी पर्स को शर्लॉक को दिखाती है और कहती है, ये पर्स मुझे पिछले 6 सालों से मिल रहे हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे एक पर्ल के साथ उस अनजान आदमी का भेजा एक लेटर मिला है और इस लेटर को लेकर मैं डायरेक्ट आपके पास आई हूँ। इसे सुन शर्लॉक वो लेटर वॉटसन को पढ़ने कहता है। तब वॉटसन पढ़कर सुनाता है, मिस मैरी मॉडस्टन, आप आज रात 7 बजे लेकम थिएटर के तीसरे पिलर के पास आइए। वहीं मेरा एक आदमी आपको मुझ तक पहुंचा देगा। वेल, अगर आपको अकेले आने में डर लग रहा है तो आप अपने साथ अपने किसी भी 2 आदमियों को ला सकती हैं, लेकिन हाँ, खबरदार रहिएगा, अगर वह दोनों आदमी पुलिस वाले निकले तो खामखा आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं बस आपको न्याय दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हुआ था। इस लेटर को सुनकर शर्लॉक होम्स को ये केस काफी दिलचस्प लगता है और वो मिस मैरी मॉडस्टन से कहता है, मैं और वॉटसन आज शाम आपके साथ उस अनजान आदमी के बुलाए हुए एड्रेस पर पहुँचेंगे। अब आप यहाँ से बेफिक्र होकर जा सकती हैं। आगे मैरी के जाने के बाद वॉटसन मैरी को खिड़की से देखने लगता है और शर्लॉक से बोलता है, हमारी ये क्लाइंट काफी खूबसूरत थी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता होम्स? होम्स कहता है, मेरे लिए हर क्लाइंट भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम्स की एक छोटी सी कड़ी है।
वॉटसन कहता है, लेकिन खूबसूरत चेहरे तो सबको पसंद होते हैं। शर्लॉक कहता है, मैंने आखिरी बार जिस बहुत खूबसूरत औरत को देखा था, उसने इंश्योरेंस मनी पाने की लालच में अपने तीनों बच्चों को जहर देकर उनकी हत्या कर दी थी। वहीं जिस सबसे बदसूरत आदमी से मैं मिला हूँ, उसने £1.25 मिलियन गरीबों की मदद करने के लिए दान कर दिए थे। इसलिए मैं किसी का चेहरा देखकर कभी जज नहीं करता। ऐसा कहकर होम्स वहाँ से चला जाता है और टाउन के लाइब्रेरी में जाकर वहाँ की डायरेक्टरी बुक से मेजर शॉल्टो के बारे में पता करता है। फिर होम्स घर वापस आकर वॉटसन को बताता है, मेजर शॉल्टो का इस केस में बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहली चीज, मिस मॉर्स्टन के पिता कैप्टन मॉर्स्टन पूरे शहर में सिर्फ मेजर शॉल्टो को ही जानते थे। दोनों ने एक वक्त अंडमान निकोबार में ड्यूटी भी की थी। मेरे ख्याल से जरूर मेजर शॉल्टो ने इस बात पर झूठ बोला होगा कि कैप्टन मॉर्स्टन उसके घर नहीं आए। और दूसरी चीज, इसके ठीक 4 साल बाद मेजर शॉल्टो की डेथ हो गई थी और शॉल्टो की डेथ के 1 हफ्ते बाद से ही मिस मैरी मॉर्स्टन को वो अनजान आदमी महंगे महंगे पर्ल्स भेजने लगा। इसका मतलब इन पर्ल्स को भेजने वाला यकीनन मेजर शॉल्टो का कोई वारिस है और मेजर शॉल्टो के मरने के बाद वो पर्ल्स उसके वसीयत के हिस्से में आए होंगे। खैर, इतने महंगे पर्ल्स को वो आदमी मिस मैरी को क्यों भेज रहा है, आज शाम उसी के मुंह से हमें इसके पीछे का रीजन भी पता चल जाएगा। आगे शर्लॉक और वॉटसन मिस मैरी के कैब में बैठते हैं। तभी मैरी इन्हें एक कागज दिखाकर कहती है, मुझे ये कागज होटल में मेरे डैड के डेस्क के अंदर मिला। इस कागज में क्या लिखा है होटल में किसी को भी समझ नहीं आया। तो शर्लॉक कागज को पढ़कर बताता है, ये कागज इंडिया के किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के दफ्तर का है और इस कागज को काफी समय तक किसी ने अपनी पॉकेट बुक में संभाल कर रखा था। मैरी शर्लॉक से इम्प्रेस होकर बोलती है, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया मिस्टर होम्स, ये कागज मेरे डैड के पॉकेट बुक से मिला था। शर्लॉक आगे कहता है, इस कागज में दिख रहे डायग्राम किसी बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जिसमें शायद कुछ गड़ा हुआ है। साथ ही इस डायग्राम में देवनागरी अक्षर में 4 का सिंबल बना हुआ है और 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, करतार सिंह, इंद्रजीत सिंह, जगदीश सिंह और जॉनथन स्मॉल। इन 4 नामों को पढ़कर शर्लॉक मिस मैरी को कागज वापस देते हुए कहता है, इस कागज को जरा संभाल कर रखिएगा। अब ये तीनों एक साथ थिएटर के बाहर वाले तीसरे पिलर में पहुंचते हैं और तभी इन्हें वहां खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड पहचान कर अपने साथ एक कैब में ले चलता है। कैब से ये तीनों एक घर के पास पहुंचते हैं। इस घर के अंदर का केयरटेकर एक इंडियन था। वो केयरटेकर इन तीनों को घर के अंदर लाता है और तब इस घर का मालिक थैडियस इन तीनों का वेलकम करता है। थैडियस काफी अजीब आदमी था। थैडियस इन तीनों से कहता है, हम चारों को नॉरवुड मेरे भाई बार्टलो से मिलने जाना पड़ेगा। वो मुझसे काफी नाराज है क्योंकि मैंने उसके लाख मना करने पर भी मिस मैरी आपको वो बेशकीमती पर्ल्स भेजे थे। मैरी कहती है, उन पर्ल्स के सिलसिले से ही हम यहाँ आए हैं। आखिर आपने मुझे वो पर्ल्स क्यों भेजे? थैडियस बताता है, इसके पीछे एक काफी लंबी कहानी है। आज से लगभग 11 साल पहले मेरे फादर मेजर जॉन शॉल्टो इंडिया से काफी जायदाद, हीरे, नौकर और बेशकीमती मूर्तियां लेकर आए थे। लेकिन इतना सब लाने के बाद भी उन्हें किसी ऐसे आदमी से डर लगा रहता था जिसकी सिर्फ एक टांग थी और दूसरी टांग लकड़ी से बनी हुई थी। वह अक्सर डर के मारे हमें इस तरह के आदमी के बारे में बताया करते थे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक दिन मेजर शॉल्टो के नाम एक लेटर आया। उस लेटर को पढ़कर मेजर शॉल्टो एकदम से घबरा गए और अपने दोनों बेटों से छिपाते हुए उस लेटर को आग में जला डाला। इस हादसे के बाद से ही मेजर शॉल्टो की हालत बिगड़ने लगी और एक दिन मरने की हालत में उन्होंने अपने दोनों बेटे यानी बार्टलो और थैडियस को बताया, जब मेरी पोस्टिंग इंडिया में थी तब मुझे और मेरे साथी कैप्टन मॉर्स्टन को इंडिया में एक गड़ा हुआ खजाना मिला। उस खजाने की लालच में आकर मैं कैप्टन मॉर्स्टन से पहले ही उस खजाने को चुराकर इधर ले आया और वो खजाना आज भी हमारी जमीन में इधर ही कहीं गड़ा हुआ है। खैर 4 साल पहले कैप्टन मॉर्स्टन मुझसे मिलने आया और मुझसे अपने खजाने का हिस्सा मांगने लगा। इस बात पर मेरी और कैप्टन की लड़ाई हो गई कि तभी कैप्टन हार्ट अटैक से खुद ब खुद मर गया और फिर मेरे एक वफादार नौकर ने पूरी जिम्मेदारी ली कि वो कैप्टन की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलने देगा और उनकी लाश को दफन कर देगा। इस कहानी को सुनाकर मेजर शॉल्टो अपने बड़े बेटे को उस खजाने के पर्ल का एक बड़ा गुच्छा देते हुए कहते हैं
कि तुम इस पर्ल का आधा शेयर कैप्टन मॉर्स्टन की बेटी को जरूर देना। लेकिन बार्टलो खुद इन पर्ल्स को हड़पना चाहता था। तभी अचानक मेजर शॉल्टो को खिड़की के बाहर उसी लकड़ी के पैर वाले आदमी की आकृति दिखती है और वो उसे देखते ही मर जाती है। थैडियस प्रेजेंट में बताता है, हम जब तक खिड़की के पास पहुंचे तब तक वो वुडन लेग वाला आदमी वहां से भाग चुका था और मेजर शॉल्टो मर चुके थे। कुछ दिनों बाद मेजर शॉल्टो के कमरे की तलाशी करने के दौरान हमें उनके कमरे से ये साइन ऑफ 4 का कागज मिला। इसमें 3 इंडियन लोगों के नाम और एक ब्रिटिश आदमी का नाम लिखा हुआ है। शर्लॉक देखता है कि ऐसा ही कोई कागज कैप्टन मॉर्स्टन के पास से भी मिला था। थैडियस आगे बताता है, मेरा भाई बार्टलो आपको पर्ल देने के खिलाफ था, लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती करके आपको वो पर्ल भेजता रहा। लेकिन मैंने आज आपको अचानक इधर इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें हमारे फादर मेजर शॉल्टो का वो खजाना उन्हीं के नॉरवुड वाले बंगले के अंदर मिला है और आज उसी का बंटवारा करने हमने आपको इनवाइट किया है। ऐसा कहकर थैडियस इन तीनों को अपने साथ नॉरवुड वाले बंगले में ले चलता है। लेकिन बंगले में आते ही वहाँ की मेड इन्हें बताती है कि मिस्टर बार्टलो तब से अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं और उनके दरवाजे की चाबी भी अंदर की होल में अटकी पड़ी है, जिस कारण दरवाजा भी नहीं खुल रहा। तो इसे सुन शर्लॉक जल्दी से बार्टलो के कमरे के दरवाजे के पास जाता है और एक न्यूज़पेपर दरवाजे के नीचे से सिरकाकर उसे अंदर भेजता है। फिर की होल में हल्का सा दबाव देने पर दरवाजे के होल में अटकी हुई चाबी न्यूज़पेपर में गिर जाती है और न्यूज़पेपर खींचते ही बाहर आ जाती है। फिर इस चाबी को लेकर शर्लॉक दरवाजा खोलता है और जब ये तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर से खजाना चुरा लिया गया था और बार्टलो की लाश किसी स्टैचू की तरह अटकी हुई थी। वहीं मेज पर साइन ऑफ 4 का कार्ड था। इसे देख बार्टलो का भाई थैडियस बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि इतनी सारी मुश्किलों के बाद उनके हाथ खजाना लगा था, लेकिन अब वो भी चोरी हो गया। तब शर्लॉक थैडियस को बाहर भेज देती हैं। इतने में वॉटसन को उधर एक कांटा मिलता है। शर्लॉक बताता है, ये कांटा जहरीला है, इसी से उन लोगों ने बार्टलो की हत्या की थी। वॉटसन पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि हत्या करने वाला एक आदमी नहीं बल्कि उससे ज्यादा थे? शर्लॉक कहता है, कमरे की हालत से ये बात जाहिर हो रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो लोग इस कमरे के अंदर दाखिल हुए कैसे, क्योंकि दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी शर्लॉक की नजर नीचे मैट पर पड़े फुटप्रिंट की ओर पड़ती है। ये फुटप्रिंट एक टांग वाले वुडन लेग वाले आदमी के थे। शर्लॉक कहता है, वुडन लेग के साथ इधर उसका एक दोस्त भी मौजूद था। जरा एक बार फिर खिड़की की ऊंचाई देखो। तो वॉटसन खिड़की के पास जाकर देखता है कि खिड़की काफी ऊंची थी। इसे देख वॉटसन कहता है, इतना ऊपर चढ़कर कोई लंगड़ा आदमी तो बिल्कुल नहीं जा सकता। शर्लॉक कहता है, बिल्कुल जा सकता है। 1 मिनट के लिए फर्ज करो कि मैं वुडन लेग का साथी हूँ। मैं कमरे में दाखिल होकर इस रस्सी को उठाता हूँ और रस्सी को खिड़की से बाहर फेंक कर अपने साथी यानी वुडन लेग को ऊपर खींचकर कमरे के अंदर बुला लेता हूँ। फिर हम दोनों एक साथ मिलकर बार्टलो की हत्या कर देते हैं। वॉटसन कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब भी सवाल वही रहेगा कि आखिर वुडन लेग यहाँ तक पहुँचा कैसे? शर्लॉक कहता है, वो छत के रास्ते यहाँ पहुँचा था। ये वही सीक्रेट छत है जिसमें मिस्टर मेजर शॉल्टो ने खजाना दफनाया हुआ था। ऐसा कहकर शर्लॉक उस छत के कमरे की जांच करता है तो इस कमरे से उसे किसी बच्चे के फुटप्रिंट का छोटा सा निशान मिलता है। इसे देख शर्लॉक हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों बार्टलो की लाश को जांचती हैं तो बार्टलो की लाश से जो जहरीला कांटा मिला था उसे देखकर शर्लॉक कहता है, ये जहर और कांटा यहाँ का नहीं है। तुम्हें 3 पिजन लेग में जाकर टॉबी नाम के कुत्ते को लेकर मेरे पास आना होगा। तो वॉटसन टॉबी को लेने वहाँ से निकल जाता है। इतने में वहाँ बार्टलो केस का इंचार्ज डिटेक्टिव जॉन्स अंदर घुस आती हैं। जॉन्स शर्लॉक होम्स को जानता था, लेकिन जॉन्स को शर्लॉक की हर बात बस थ्योरी लगती थी। यहाँ जॉन्स ये अनुमान लगाता है कि जरूर बार्टलो की हत्या उसी के भाई थैडियस ने की है। जरूर कल रात थैडियस और बार्टलो के बीच खजाने को लेकर लड़ाई हुई होगी और उसी चक्कर में थैडियस ने बार्टलो को डिनर के वक्त जहर दे दिया होगा, जिस कारण बार्टलो अपने कमरे में मारा गया। इसे सुन थैडियस घबरा जाता है। वो कहने लगता है, मैंने अपने भाई को नहीं मारा। तब शर्लॉक थैडियस को शांत रहने का कहकर बोलता है, मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो और ये बात मैं जल्द ही साबित कर दूंगा। तब तक के लिए इंस्पेक्टर, मैं आपको बता दूं कि बार्टलो की हत्या 2 आदमियों ने मिलकर की थी। उसमें से पहला वाला आदमी एक टांग से लंगड़ा है। उसने अपने दूसरे टांग के साथ लकड़ी की बैसाखी अटैच करवा रखी है और उस आदमी का यकीनन इंडिया से कोई कनेक्शन है, तो इस हिसाब से वो आदमी थोड़ा थोड़ा सांवले रंग का होगा।
इंस्पेक्टर पूछता है और उसका साथी शर्लॉक बताता है। उसका साथी कैसा दिखता होगा इसका अनुमान मैं अभी नहीं लगा सकता, क्योंकि इस मामले में मैं खुद श्योर नहीं हूँ। दूसरी तरफ वॉटसन उस इलाके के पास पहुंचता है जहां का एड्रेस उसे शर्लॉक ने बताया था। यहाँ एक बूढ़े आदमी को जब पता चलता है कि वॉटसन को इधर शर्लॉक ने भेजा है, तो वो आदमी वॉटसन को अपने फार्म के अंदर लाता है। इस फार्म में कई सारे खास तरीके वाले जानवर थे। फार्म का मालिक पूछता है, तुमसे शर्लॉक ने किस जानवर को लाने बोला था? वॉटसन कहता है, वो एक कुत्ता है, टॉबी। आगे वॉटसन अपने साथ टॉबी को लेकर थैडियस के नॉरवुड वाले घर में पहुंचता है, तो वो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ शर्लॉक था और शर्लॉक बंगले की छत से उतरकर जांच रहा था कि वुडन लेग का साथी बंगले की छत तक कैसे पहुंचा होगा। इधर शर्लॉक नोटिस करता है कि बंगले की पाइप में लगे होल्डर्स बहुत पतले थे, इन्हें कोई छोटे टांग वाला आदमी ही आसानी से चढ़ सकता था। अब शर्लॉक नीचे आकर वॉटसन को बताता है कि इंस्पेक्टर जॉन बगैर कुछ सुने अपने साथ जबरदस्ती थैडियस को गिरफ्तार करके ले गया। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हत्यारा हमसे ज्यादा दूरी पर नहीं है। ऐसा कहकर शर्लॉक उस कुत्ते टॉबी को वो जहरीला कांटा सूंघाता है और इसे सूंघते ही टॉबी शहर के कोने की तरफ भागने लगता है। असल में टॉबी एक खास तरह का कुत्ता था जिसमें किसी भी स्मेल को पहचानने की शक्ति बाकी किसी भी कुत्ते से काफी ज्यादा थी। टॉबी का पीछा करते हुए शर्लॉक और वॉटसन समुद्र के एकदम किनारे पर पहुंचते हैं और यहाँ शर्लॉक कहता है, वह दोनों मुजरिम हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकले। वह दोनों बोट लेकर यहाँ से भाग गए होंगे, लेकिन अगर हमें उस बोट का पता चल जाए जिससे वह दोनों भागे थे, तो अब भी हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ऐसा कहकर शर्लॉक वहीं पास के एक हाउस में पहुंचता है। इधर बोट किराए में दी जाती थी। शर्लॉक इस हाउस की मालकिन से कहता है, मुझे एक ऐसी बोट किराए में खरीदनी थी जो दूर तक सफर कर सके। क्या आपके पास ऐसी कोई बोट है? वो बोट की मालकिन कहती है, हाँ, हमारी अरोरा नाम की एक बोट थी, लेकिन उसे वुडन लेग वाला एक आदमी ले गया। शर्लॉक कहता है, अच्छा, वैसे उस वुडन लेग वाले के साथ कोई दूसरा आदमी भी था? लेडी कहती है, हाँ, एक था, लेकिन देखने में वो कोई आदमी नहीं बल्कि सर्कस से भागा हुआ एक जानवर ज्यादा लग रहा था। उसके दांत किसी कुत्ते जैसे नुकीले थे। शर्लॉक कहता है, तो जिस बोट को लेकर वह दोनों गए थे वो भी आपके बाकी बोट्स की तरह हरे या पीले रंग के होंगे? वो लेडी कहती है, नहीं सर, वो बोट स्पेशली काले रंग से पेंट की गई थी और उसमें गोल्डन रंग की परत भी चढ़ी हुई थी। शर्लॉक कहता है, ओह, फिर उसकी चिमनी सफेद रंग की होगी? वो लेडी कहती है, नहीं सर, चिमनी भी काले रंग की थी। तो यहाँ शर्लॉक बोट के बारे में इतना सब पता करके वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वॉटसन को बताता है, हमेशा सामने वाले से चालाकी से इन्फॉर्मेशन निकलवानी चाहिए। अगर आप सामने वाले को ऐसा जताएंगे कि उनकी बताई हुई एक एक जानकारी आपके लिए खास है, तो सामने वाला बिल्कुल ऐसे चुप हो जाएगा जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। आगे शर्लॉक बेकर स्ट्रीट पहुंचकर सड़क में घूमने वाले कुछ बेकर लड़कों को अपने पास बुलाता है। शर्लॉक इन लड़कों को इर्रेगुलर्स कहा करता था और ये सभी बच्चे शर्लॉक के लिए दूसरों पर नजर रखते थे। शर्लॉक इन्हें उस तेज चलने वाली बोट अरोरा का पूरा हुलिया बताकर कहता है, तुम सभी को रिवर के उन जगहों में जाना होगा जहाँ रास्ते में इस तरह की बोट रिपेयर होती हैं, और अगर कहीं भी अरोरा नाम की बोट मिले तो डायरेक्ट मुझे खबर करना। ये रही तुम्हारी एडवांस फीस। तो अपनी एडवांस फीस लेकर वह सभी बच्चे अरोरा बोट का पता लगाने निकल पड़ते हैं। इस तरफ शर्लॉक अंडमान निकोबार के आइलैंड पर एक बुक पढ़ता है, क्योंकि मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉर्स्टन दोनों का यहीं से कोई कनेक्शन था। इस बुक से शर्लॉक को अंडमान के आइलैंड में रहने वाली एक बहुत छोटे नस्ल के प्राणी के बारे में पता चलता है। वो नस्ल लोगों को जहरीले डंक से मारने और जहरीले तीर बनाने में माहिर थी, और एक बार अगर उस नस्ल के लोगों का विश्वास जीत लिया गया तो वह आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ते। इसे पढ़ने के बाद शर्लॉक बहुत बेताब हो जाता है, क्योंकि पूरा आधा दिन बीत गया था और अभी तक इर्रेगुलर ग्रुप के बच्चे शर्लॉक के पास कोई जानकारी लेकर नहीं लौटे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वुडन लेग और उसका साथी बोट को लेकर काफी दूर निकल जाएंगे। उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इर्रेगुलर ग्रुप के लीडर विगिंस को अरोरा नाम की वो बोट मिल जाती है। आगे विगिंस उस बोट के बारे में शर्लॉक को बताता है और तब शर्लॉक अपना भेस बदलकर उस जगह पहुंचता है जहां वो बोट रिपेयर की जा रही थी। यहाँ शर्लॉक बोट रिपेयर करने वाले से बात करने की कोशिश
कोशिश करता है कि इतने में रिपेयरिंग शॉप का मालिक उस आदमी से कहता है, मुझे अरोरा बोट शाम 6 बजे तक एकदम दुरुस्त हालत में चाहिए। हमारे 2 क्लाइंट उस बोट के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं और वह दोनों ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। इसे सुन शर्लॉक वहाँ से चला जाता है। आगे शर्लॉक बेकर स्ट्रीट जाकर वॉटसन और इंस्पेक्टर जोन्स को अपने नए हुलिये से चौंका देता है। इस गेटअप में वह दोनों शर्लॉक को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते। तब शर्लॉक इन दोनों से कहता है, आज शाम 6 बजे कुछ दूर वाले रिवर से एक बोट रवाना होगी। उस बोट में इंस्पेक्टर, आपके केस के दोनों हत्यारे मौजूद होंगे। आगे शाम होने से पहले इंस्पेक्टर जोन्स, शर्लॉक और वॉटसन ये तीनों एक बोट हायर करके उस रिवर तक पहुंचते हैं जहां रिपेयरिंग के लिए अरोरा बोट दी गई थी। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही किलर उस बोट के साथ वहां से भाग चुका था। इसलिए ये दोनों किसी तरह अपनी बोट की रफ्तार और बढ़ाकर उनके बोट के करीब पहुंचते हैं। यहाँ शर्लॉक बाइनोकुलर से देखता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। बोट में 2 आदमी थे। इसमें से एक आदमी की टांग लकड़ी की थी और दूसरा आदमी दिखने में काफी भयानक लेकिन कद में काफी छोटा था। यहाँ वो छोटा आदमी अपने पीछे पुलिस वालों को देखकर उन पर जहरीले तीर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर वॉटसन उस आदमी को शूट करके मार डालता है और इस तरह उस अजीब दिखने वाले जंगली आदमी की मौत हो जाती है। अब बचा था तो सिर्फ उसका साथी वुडन लैग। वुडन लैग एक पैर लकड़ी से बने होने के कारण ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और यहीं पकड़ा जाता है। आगे ये सभी वुडन लैग को अपनी बोट में ले चलते हैं और यहाँ शर्लॉक कहता है, यही आदमी जोनाथन स्मॉल है जिसका नाम साइन ऑफ 4 के लेटर में था। जोनाथन कहता है, मेरा यकीन कीजिए, बार्टलो को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शर्लॉक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, उसे आपके साथी टोंगा ने खजाना ढूंढने के चक्कर में मारा था जब आप रस्सी से उसके कमरे में आ रहे थे। जोनाथन कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्या आप वहीं पर हम पर नजर रख रहे थे? तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर जोन्स आ जाता है और जोनाथन से उस ट्रेजर बॉक्स को खोलने की चाबी मांगता है। तब जोनाथन कहता है, वो चाबी मैंने रिवर में फेंक दी। इसे सुन इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आता है। तभी शर्लॉक कहता है, वेल हमें इस बारे में मेरे घर बेकर स्ट्रीट पहुंचकर बात करनी चाहिए, वहीं हम इस बॉक्स को भी खोल देंगे। तो आगे ये सभी बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक के घर के अंदर होते हैं। यहाँ इन्होंने मैरी मॉर्स्टन को भी बुला लिया होता है, लेकिन मैरी को खजाने से ज्यादा ये जानने में दिलचस्पी थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। तब जोनाथन इन चारों को शुरुआत से अपनी सारी कहानी बताता है। असल में जोनाथन काफी समय से इंडिया में सैनिक के रूप में तैनात था, लेकिन एक दिन जब जोनाथन गंगा नदी में नहाने गया तभी उसका एक पैर मगरमच्छ खा गया। तब इस हादसे के बाद से ही जोनाथन एक टांग से लंगड़ा है। खैर, जोनाथन के लंगड़ा होने के कुछ सालों बाद ही यानी सन 1857 में इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। ऐसे में उस वक्त ज्यादातर अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए आगरा की तरफ शिफ्ट होने लगे, क्योंकि आगरा पर ब्रिटिशर्स अपना रूल कायम कर चुके थे। जोनाथन स्मॉल भी किसी तरह आगरा पहुंच गया और क्योंकि जोनाथन पहले से ही एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर रह चुका था, इसलिए उसे आगरा गेट में चौकीदार की नौकरी भी मिल गई। जोनाथन के अलावा वहाँ तो भरोसेमंद सैनिक करतार सिंह और इंद्रजीत सिंह भी चौकीदारी करते थे। अचानक एक दिन उन दोनों ने जोनाथन स्मॉल को पकड़ लिया। जोनाथन को लगा कि शायद ये दोनों बगावत के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन करतार सिंह ने कहा, असल में इस जमीन पर एक बेशकीमती खजाने का बक्सा दफन है और अभी इस मौके पर सिर्फ हम तीनों ही इस इलाके में तैनात हैं। अगर तुम उस खजाने के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना बताने का वादा करो तो उस खजाने का चौथा हिस्सा हम तुम्हें देंगे, वरना तुम्हें मार कर हमें यहाँ से खजाना निकालना पड़ेगा। जोनाथन कहता है, खजाने का चौथा हिस्सा? लेकिन हम लोग तो बस 3 हैं। करतार सिंह कहता है, चौथा मेंबर मेरा भाई जगदीश सिंह है। अब जल्दी फैसला करो कि तुम्हें हमारे साथ मिलना है या नहीं। तो जोनाथन स्मॉल इस पर हाँ कर देता है। आगे इनसे मिलने एक आदमी पहुंचता है। ये आदमी आगरा के राजा का खास आदमी था। दरअसल आगरा के राजा को मालूम था कि ब्रिटिशर्स यहाँ आकर सब कुछ लूट लेंगे, इसलिए राजा ने पहले ही कुछ बेशकीमती खजाने के बक्से जमीन में गाड़ दिए थे और वो सारा खजाना कहाँ दफन है सिर्फ इस आदमी को पता था। जोनाथन स्मॉल और तीनों इंडियन चौकीदार मिलकर उस आदमी से खजाने के बारे में मालूम कर लेते हैं, लेकिन कहीं ये आदमी ये जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना देती, इसलिए ये तीनों उस आदमी को जिंदा मार डालती हैं और उस आदमी को खजाने वाली मिट्टी में दफन करके उसके कब्र में से खजाना निकाल लेती हैं। लेकिन इन्हें अंदाजा भी नहीं था कि खून से निकला हुआ ये खजाना आगे चलकर बहुत से लोगों की जान लेने वाला है।
शार्लोक कहता है, तुम लोगों ने उस आदमी की लाश मिट्टी में गाड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। इंडिया की रेत में ज्यादा देर तक लाश नहीं छिपाई जा सकती। जरूर वो लाश ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई होगी और इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सजा के तौर पर तुम्हें अंडमान निकोबार की जेल में डाल दिया होगा। जोनाथन कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ था। उस हादसे के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे बाकी 3 साथियों का क्या हुआ, लेकिन मुझे अंडमान की जेल में भेज दिया गया। वो जेल मेरे लिए किसी नर्क की तरह था। वहाँ अक्सर मुझे मारा और पीटा जाता था, लेकिन वहाँ के कैप्टन मॉर्स्टन मुझ पर काफी दया दिखाते थे। वहीं मेजर शॉल्टो कैप्टन मॉर्स्टन के सबसे अच्छे दोस्त थे। मैंने कुछ दिनों तक इन दोनों ही सैनिकों पर नजर रखी और मुझे ये दोनों विश्वास के लायक लगे। इसलिए एक रात मैंने इन दोनों को सारी सच्चाई बता दी और उनसे कहा कि वह लोग मेरे और मेरे बाकी तीनों साथियों को भी ढूंढकर उन्हें जेल से निकलवा कर खजाने के 6 हिस्से करें। खजाना इतना बड़ा है कि उसका 6ठा हिस्सा भी काफी होगा, लेकिन शॉल्टो ऐसा नहीं चाहता था। शॉल्टो चाहता था कि खजाने के बस 3 हिस्से हों और वो भी उन 3 के बीच। लेकिन जोनाथन स्मॉल अपने 4 साथियों को धोखा नहीं देना चाहता था। इस बात पर शॉल्टो और जोनाथन की बहस हो जाती है। तभी कैप्टन मॉर्स्टन शॉल्टो को एक कोने में लाकर उससे कहता है, पहले हम दोनों जोनाथन से खजाने का ठिकाना पता कर लेते हैं और बाद में जोनाथन और उसके साथियों को कुछ नहीं देंगे। अगले ही दिन इस प्लान से अनजान होकर जोनाथन स्मॉल इन दोनों के हाथ बाइबल में रखवाकर इनसे शपथ लेता है कि वह दोनों खजाना निकालते ही खजाने के बाकी 4 साथी को भी इसका हिस्सा देंगे। जोनाथन आगे बताता है, इस शपथ को दिलवाने के बाद मैंने उन्हें खजाने का नक्शा और उन 4 के नाम ला कर दिए जिन्हें खजाना डिलीवर करना था। लेकिन खजाने का हिस्सा देना तो दूर, उन दोनों गद्दारों ने मुझे या मेरे किसी भी साथी को जेल से नहीं निकलवाया। इस बात का गुस्सा मेरे अंदर छेद करने लगा और मैंने कसम खा ली कि मैं इन दोनों गद्दारों से बदला जरूर लूंगा। खैर कई सालों की मेहनत के बाद मैं अंडमान के जेल से भागने में कामयाब हुआ और वहां अंडमान के इलाके में मेरी दोस्ती टोंगा नाम के प्राणी से हुई। टोंगा और मैं बोट लेकर लंदन की ओर निकल पड़े, लेकिन हमारे लंदन पहुंचने से पहले ही मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉर्स्टन दोनों हार्ट अटैक से मर गए। वहीं टोंगा ने खजाना लूटते वक्त गलती से शॉल्टो के बेटे बार्टलो को मार डाला। जोनाथन स्मॉल की इस कहानी को सुन शार्लोक कहता है, और अब ये खजाना यहाँ हमारे पास है। ऐसा कहकर शार्लोक और वॉटसन उस खजाने के बक्से को खोलते हैं तो ये बक्सा बिल्कुल खाली निकलता है। इसे देख जोनाथन की हंसी छूट जाती है। ये सभी जोनाथन से पूछते हैं, आखिर खजाना गया कहाँ? जोनाथन कहता है, वो खजाना नहीं, एक श्राप था। उस श्राप ने मेरे तीनों साथियों का क्या किया मुझे आज तक नहीं पता। उस खजाने के कारण मेजर शॉल्टो, कैप्टन मॉर्स्टन, मॉर्स्टन का बेटा और मेरा वफादार साथी टोंगा, ये सभी मारे गए। इसलिए जब टोंगा को गोली लगी थी उसी वक्त मैंने वो सारा खजाना पानी में फेंक दिया था और अब वो खजाना, उसका श्राप दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए हैं। आगे इस केस के सॉल्व हो जाने के बाद पुलिस जोनाथन को अरेस्ट करके ले जाती है और इस केस को सॉल्व करने के बाद भी कोई खजाना हाथ नहीं लगता। इसके लिए मैरी, शार्लोक और वॉटसन दोनों से काफी माफी मांगती है क्योंकि उनका इतना समय बर्बाद हुआ। तो वॉटसन कहता है, ये तो कुछ नहीं था। अब मैरी बेकर स्ट्रीट से चली जाती है और यहाँ वॉटसन शार्लोक से कहता है, हमारी ये क्लाइंट काफी खूबसूरत थी, लेकिन शार्लोक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मूवी की एंडिंग और नॉवेल की एंडिंग में बस इतना सा फर्क है कि लास्ट में वॉटसन मैरी को प्रपोज कर देता है और मैरी वॉटसन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेती हैं। तो दोस्तों, होप है कि आपको शार्लोक होम्स की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।